ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज यहाँ पे जो मैं लेक्चर लाया हूं, जो कि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे 30 डेज 40 मार्क्स को टारगेट करते हुए जो क्रैश कोर्स में लेके आया हूं, जो यहाँ पर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स जो सिविल वाले से हाइड्रोलिक्स पढ़ते हैं, तो ये जो मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पर आज जो मैं टॉपिक आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां तक मैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं। और वो जो मेरा टॉपिक है वो है मेरा द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेज इन दी हाइड्रोस्टैटिक्स। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जब मैंने आप लोगों को बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था, जब बेसिक प्रॉपर्टीज से पहले जब मैं सिलेबस को डिस्कस कर रहा था सबसे पहले लेक्चर में, तो वहां पर मैंने बताया था कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो चैप्टर नंबर 2 होगा हमारा, तो चैप्टर नंबर 2 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम हाइड्रोस्टैटिक्स को डील करते हैं। और हाइड्रोस्टैटिक्स में भी हम किसको सबसे ज्यादा मेनली डिस्कस करेंगे, वहां पर हम मैनोमेट्री के कॉन्सेप्ट को, और जो यहां पर प्लेन लैमिना और कर्व लैमिना जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें जो लगने वाले हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यहां पर मैंने क्या किया है, पहले से लिख दिया है। ठीक है, मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस में जनरली हम लोग तीन चीजों को डिस्कस करते हैं। तो पहला होता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट, जिसमें हम लोग फोर्सेस को कैलकुलेट करते हैं। दूसरा हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, दूसरा हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्स इन प्लेन लैमिना को कैलकुलेट करते हैं। और जो तीसरा होता है हमारा, उसमें हम लोग किसको डिस्कस करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन दी कर्व लैमिनास। ठीक है, नाउ जब मैं पास्कल लॉ आप लोगों को पढ़ा रहा था, ठीक है, जब मैं पास्कल लॉ आप लोगों को पढ़ा रहा था, तो वहां पर क्या था, वहां पर मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट को क्या कर लिया था, डिस्कस किया था। और वहां पर मैंने आप लोगों को क्या समझाया था कि किस तरह से आप कम वेट की मदद से हायर वेट को क्या कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। तो वहां पर हमने पास्कल लॉ को भी पढ़ लिया था, और साथ ही साथ जब हमने वहां पर एक न्यूमेरिकल को डील किया तो वहां पर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट को भी क्या कर लिया, पढ़ लिया। अब आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, आज जो मेनली आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस का जो पहला पार्ट है, ठीक है, उसमें जो मैं मेनली डील करूंगा वो मैं किसको डील करूंगा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन दी प्लेन लैमिना। ठीक है, ऑल्दो न्यूमेरिकल पॉइंट के लिए दोनों पढ़ना है, पर मैं आज सिर्फ और सिर्फ प्लेन लैमिना पर फोकस करूंगा, और कर्व्ड लैमिनास का जो कॉन्सेप्ट होगा उसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर जो मैं ये टर्म लिख रहा हूं लैमिना, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा फैंटेसी वर्ड जैसा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा टेक्निकल एकदम टफ वर्ड लग रहा है। यहां पर बस आपको ये समझ के रखना है कि यहां पर जो लैमिना का मतलब होता है वो होता है सिंपल सरफेसेस। ठीक है, ओके, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस को कैलकुलेट करेंगे, किसके लिए, प्लेन सरफेसेस के लिए जो कि सबमर्ज्ड कंडीशन पर है। तो वहां पर हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से डील करेंगे। तो चलिए आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कैलकुलेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन प्लेन सरफेसेस या फिर प्लेन लैमिना। ठीक है, यहां पर आज किसको हम कर रहे हैं, हम इस टॉपिक को यहां पर आज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नाउ चलो, यहां पर क्या है ना फ्रेंड्स, यहां पर मैं डायरेक्टली आपको क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला पर जंप कर रहा हूं। क्यों मैं यहां पर आज मैं डायरेक्टली फॉर्मूला पर जंप कर रहा हूं, देखिए फ्रेंड्स, यहां पर जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होती है, जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, वो क्या है, उसका मैं डेरिवेशन पार्ट आपको चाहूं तो बता सकता हूं। बट क्या है कि गेट के प्रिपरेशन में एक तो आपके पास समय की बहुत कमी है, और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी प्लेन लैमिनार से रिलेटेड जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस का कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको इसी लेक्चर में खत्म कराऊं। और क्योंकि यहां पर डेरिवेशन जो है आपके गेट एग्जाम में नहीं पूछता है, इसलिए मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला पे जाऊंगा और उनके एप्लीकेशन पार्ट को आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ओके, तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। समय की भी कमी है यहाँ पे, ठीक है, एक दिन में वैसे ही 2 से ढाई घंटे के लेक्चर्स में आप लोगों के पास ला रहा हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो इंपॉर्टेंट है एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम वो मैं आप तक पहुंचाऊं। ठीक है, तो यहां पर जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है, जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसकी जो वैल्यू होती है फ्रेंड्स, जब हम लोग प्लेन लैमिना के लिए निकालते हैं, वो होता है मेरा रो जी जेड बार इंटू एरिया। ठीक है, बहुत ध्यान रखेंगे। यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया, ये आपका क्या है, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, मैंने अभी बात बताया आपको कि यहां पर क्या हो रहा है, एक्चुअली आपका एक फ्लूइड है जो स्टैटिक कंडीशन पर है। अब वो जो फ्लूइड है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कोई भी एक प्लेन सरफेस हो सकता है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, आपके पास जो भी फ्लूइड है उस फ्लूइड के अंदर क्या हो सकता है, उस फ्लूइड के अंदर कोई भी प्लेन सरफेस हो सकता है।
अब वो प्लेन सरफेस कैसा हो सकता है? वो प्लेन सरफेस आपका रेक्टेंगुलर हो सकता है, वो प्लेन सरफेस आपका सर्कुलर हो सकता है, वो प्लेन सरफेस आपका ट्रायंगुलर हो सकता है, जो प्लेन सरफेस है आपका ट्रेपेजॉइडल हो सकता है, सेमी सर्कुलर हो सकता है, पैराबोलिक हो सकता है, वो सारे बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका वो जो प्लेन सरफेस है, ठीक है, वर्टिकल पोजीशन में हो सकता है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे हो सकता है, आपका कैसा हो सकता है, इंक्लाइन पोजीशन पे हो सकता है। तो ये सारे कंडीशन को हमको क्या करना रहता है, इन्हीं फोर्सेस के कॉन्सेप्ट के अंदर डिस्कस करना रहता है। ठीक है, तो जब इतना सारा कॉन्सेप्ट को मुझे यहां पर डिस्कस करना है तो मैं डायरेक्टली यहां पर फॉर्मूला लिखता हूं कि जब मैं फोर्स कैलकुलेट करता हूं किसी भी लैमिना के लिए, किसी भी प्लेन लैमिना के लिए, तो वहां पर इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो क्या होती है, रो जी जेड बार इंटू एरिया, और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है, क्योंकि ये क्या है, ये एक फोर्स है। ओके, अब यहां पर मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं। यहां पर जो रो होता है, रो क्या होता है, ये होता है आपका डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ये क्या होता है आपका, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। भाई जिस फ्लूइड के अंदर वो लैमिना है उसी फ्लूइड का मुझे डेंसिटी लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर जो फ्लूइड की डेंसिटी होती है उसके ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब। बहुत ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मैं हमेशा ऐसा यूनिट पे फोकस करता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि न्यूमेरिकल में आप फॉर्मूला सही लगा रहे हैं, कॉन्सेप्ट सही लगा रहे हैं, बट ऐसा यूनिट पे आप गलती कर बैठे, मैं ऐसा नहीं चाहता। ठीक है, सो यहां पर जो रो होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। जी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसकी क्या वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू आप सभी को पता है, बेसिक मैकेनिक्स से भी आपको पता होगी, ये क्या होती है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहां पर जो एरिया होता है, ये एरिया किसकी बात कर रहा हूं भाई, ये जो ए है ये एरिया है। एरिया किसका है, प्लेन लैमिना का। जो भी प्लेन सरफेस है ये क्या होता है, एरिया ऑफ द प्लेनर सरफेस, एरिया ऑफ प्लेन सरफेस। याद रखिएगा, जिस सरफेस के लिए मैं बात कर रहा हूं आप उसी के एरिया को यहां पर क्या करेंगे, उसी के एरिया को यहां पर कंसीडर करेंगे। ठीक है, और जो चौथा होता है और जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यहां पर जो ये टर्म मैंने लिखा है ये जेड बार, तो ये जेड बार क्या होता है फ्रेंड्स, थोड़ा सा समझिएगा। जेड बार जो यहां पर होता है वो होता है वर्टिकल डिस्टेंस, बहुत ध्यान से समझिएगा, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, सॉरी वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ ये क्या बोलेंगे हम लोग, सेंट्रॉइड, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ प्लेनर सरफेस फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड, फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड। बहुत ध्यान से देखिए, आपको ये वाला जो पॉइंट है, ये जो जेड बार का पॉइंट है, ये समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए यहां पर जो ये जेड बार होता है ना फ्रेंड्स, बहुत जल्दी आप बहुत अच्छे से आप समझिए कि ये जेड बार जो होता है ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड का। अब यहां पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड होता है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड एंड अपर सरफेस ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड वो कंडीशन होता है जहां पर अपर सरफेस जो होता है फ्लूइड का वो एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट पर होता है। तो आपका जो जेड बार होता है वो वर्टिकल डिस्टेंस, यानी कि सीधा डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं, किसका, कहां से मेजर करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मेजर करते हैं फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर एक बहुत ही बेहतरीन सवाल लेता हूं। ठीक है, आपके पास फॉर्मूला है, आपके पास फोर्स की फॉर्मूला है रो जी जेड बार इंटू एरिया। अब इसको क्या होता है ना फ्रेंड्स, प्रॉब्लम यहां पर क्या होती है कि आप फॉर्मूला पढ़ तो लेते हो पर उसको आप विजुअलाइज नहीं कर पाते हो, खासकर इस टर्म, ये जो जेड बार है इसको आप विजुअलाइज नहीं कर पाते हो कि सर न्यूमेरिकल में ये टर्म आएगा तो मैं इसे लूंगा कैसे। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल ले रहा हूं और मैं उस एग्जांपल के थ्रू आपको क्या करूंगा, उस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको सेंटर ऑफ जो आपका जेड बार और यहां पर फोर्स को मैं कैलकुलेट करने का तरीका बताऊंगा। तो चलिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर एक डायग्राम बना रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहां पर मेरे पास एक कंटेनर है, कुछ इस टाइप का कंटेनर है। ठीक है, यहां पर इसका ये फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड है। ठीक है, ये यहां पर इसका फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड है। मैं इसकी नेमिंग कर देता हूं, मैं ले लेता हूं इसको ए बी सी डी, यहां पर मैं इसको ले लेता हूं ई, और यहां पर मैं इसको ले लेता हूं एफ। यहां पर जो फ्लूइड है मैं मान लेता हूं कि फ्लूइड यहां पर है
वाटर, कोई भी फ्लूइड आप ले सकते हो, मैं जनरल टर्म्स में आपको समझाने के लिए यहां पे ले लेता हूं कि ये वाटर है। अब इसके डायमेंशंस को मैं ले लेता हूं, इसके मैं डायमेंशन को ले लेता हूं, मैं यहां पर ये जो भी डायमेंशन है, ठीक है, इसको मैं ले लेता हूं। चलो भाई, एक ये डायमेंशन हुआ, एक ये डायमेंशन हुआ आपका, ठीक है, एक ये वाला डायमेंशन हुआ, ठीक है, ये। अब ये क्या कर रहा हूं आपको अभी समझ में आ जाएगा। और एक आपका, ठीक है, इन सबकी मैं वैल्यू लिख देता हूं। ये 3 मीटर, ये 3 मीटर, ये भी मैं मान लेता हूं 3 मीटर, ये मान लेता हूं मैं 6 मीटर, ठीक है। अब यहां पर मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं, और यहां पर मैं एक और चीज ले लेता हूं, यहां पर मैं एक और चीज ले लेता हूं, यहां पर मैं इसको कुछ इस टाइप से ले लेता हूं, ठीक है, ये आपका है फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड, और यहां पर मैं मान लेता हूं कि ये जो टैंक है इसकी जो विड्थ है, विड्थ कहां पे होगी, इसके थर्ड डायमेंशन पे होगी। भाई ये जो डायग्राम है ये आपका 2 डायमेंशन है, बट एक्चुअली में जो आपका ये कंटेनर होगा वो 3 डायमेंशन होगा। तो 3 डायमेंशन में क्या होता है, ये लेंथ होती है, ये हाइट होती है, तो विड्थ क्या होगा, इसका थर्ड डायमेंशन में जो इसकी लेंथ होगी उसी को मैं कंसिडर कर रहा हूं, उसी को मैं क्या ले रहा हूं, विड्थ ले रहा हूं। तो मैं मान लेता हूं इजी कैलकुलेशन के लिए कि विड्थ यहां पर कितनी है, 1 मीटर है, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई यहां पर आपको टोटल कितना प्लेनर लेमिना दिख रहा है, यहां पर टोटल आपको कितने प्लेन सरफेस दिख रहे हैं, तो आप मुझे क्या बोलेंगे, सर मुझे यहां पे 5 प्लेन सरफेस दिख रहे हैं। सरफेस ए बी, ठीक है, ये वाला सरफेस बी सी, सी डी, डी ई और ई एफ। यहां पर आपको क्या है, 5 सरफेसेस दिख रहे हैं। यहां पर आपको कितने सरफेस दिख रहे हैं, टोटल 5 सरफेस दिख रहे हैं। ये पांचों सरफेस क्या है, ये पांचों सरफेस प्लेनर है, मतलब प्लेन है, ठीक है, ये प्लेनर सरफेस है। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, इन सारे प्लेन लेमिना के लिए या फिर इन सारे प्लेन सरफेसेस के लिए मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस को कैलकुलेट कर सकता हूं। तो अगर मैं यहां पर हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस को कंसीडर कर सकता हूं या कैलकुलेट कर सकता हूं, तो यहां पर मैं ऐसा करता हूं कि कोई भी लेमिना को सबसे पहले कंसीडर कर देता हूं। लेट मी कंसीडर द लेमिना ए बी, लेट मी कंसीडर, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, लेमिना ए बी को कंसीडर कर रहा हूं, लेमिना ए बी को। अब यहां पर जो मैं फोर्स लगा रहा हूं फ्रेंड्स, जो फोर्स की वैल्यू मैं लगा रहा हूं, फोर्स की वैल्यू तो यही रहेगी, रो जी जेड बार इंटू एरिया ही रहेगी, ठीक है। तो अगर मैं ए बी के लिए कंसीडर कर रहा हूं तो बहुत ध्यान से देखिए, ए बी के लिए अगर मैं यहां पर रो की वैल्यू ले रहा हूं तो रो यहां पर क्या होगा, फ्लूइड क्या है, यहां पे वाटर है। क्वेश्चन में आपको वाटर की डेंसिटी नहीं दी जाएगी, ये माना जाएगा कि आपको पता है। तो रो की वैल्यू कितनी होती है यहां पे, 1000 kg पर मीटर क्यूब। दूसरा क्या है यहाँ पे, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू भी आपको पता है, जी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी या नहीं होगी, ठीक है। उसके अलावा अगर आप एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये जो ए है एरिया आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये एरिया क्या हो जाएगा, इसका ये विड्थ, ये आपकी ये लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, यानी कि 3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर अगर आप z बार की वैल्यू निकालना चाहते हैं फॉर ए बी, अगर आप ए बी के लिए z बार की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो z बार की वैल्यू यहां पर क्या होगी, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इसको कंसीडर कर रहा हूं, ये आपका जी है, ठीक है, ये आपका क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा। सेंट्रॉइड किसका होगा, लेमिना ए बी का। और ये जो सेंट्रॉइड की ये जो सेंट्रॉइड की डिस्टेंस होगी, ये जो सेंट्रॉइड की डिस्टेंस है इस फ्री सरफेस से, ये कितनी डिस्टेंस है, ये 1.5 मीटर है या नहीं, ये यहां पर 1.5 मीटर है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर इस सेंट्रॉइड की वैल्यू क्या लिख दूंगा, 1.5 मीटर लिख दूंगा। और अब मैं इन चारों क्वांटिटी को क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1000 इंटू 9.81 इंटू 3 इंटू 1.5। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू को मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 44145 न्यूटन, यानी कि 44145 न्यूटन, ये आपकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे 44.145 न्यूटन भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए अब यार ये तो इजी वाला पार्ट था, ये तो इजी पार्ट था जो मैंने लेमिना ए बी कंसीडर किया, ये तो इजी पार्ट था। अगर मैं यहां पर बीसी को कंसीडर करूं, अगर यार मैं यहां पर बीसी को कंसीडर करूं तो बीसी के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूं, अभी पहले इस पूरे को मैं पहले मिटा देता हूं, अभी के लिए इसको मैं क्या कर देता हूं, मैं मिटा देता हूं।
मैं क्या कर रहा हूं, बीसी के लिए कंसीडर कर रहा हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं बीसी के लिए कंसीडर कर रहा हूं, लेमिना बीसी के लिए कंसीडर कर रहा हूं। बीसी के लिए ध्यान से देखिए, यहां पर भी रो की वैल्यू क्या है, फोर्स इज इक्वल टू रो जी जेड बार एरिया, रो जी जेड बार इंटू एरिया। यहां पर रो की वैल्यू भी क्या है, 1000 है। यहां पर जी की वैल्यू भी क्या होगी, 9.81 होगी। यहां पर जो एरिया है, सबसे पहले मैं एरिया लिख देता हूं, एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा। ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से एक रेक्टेंगल जैसा दिखेगा। ऊपर से अगर आप इसको यहां से देखेंगे, अगर आप इसको यहां से देखेंगे, ठीक है, अगर आप इसको यहां से देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, रेक्टेंगल जैसा दिखेगा। रेक्टेंगल का यहाँ पे जो ये लेंथ है ये 3 मीटर है और इसकी जो ये विड्थ है ये कितनी है, 1 मीटर है। तो जब आप इसका एरिया लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1। ठीक है, 3 इंटू 1 तो ये क्या हो जाएगा, 3 मीटर स्क्वायर। अब यहां पे अगर आप जेड बार की वैल्यू लेना चाहते हैं तो जेड बार देखिए, यहां पर जेड बार, यहां पे देखिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां लाई करेगा, यहां लाई करेगा। ठीक है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये बीसी का क्या होगा, हाफ होगा। ठीक है, मैं मानता हूं, चलिए तो ये लेंथ मैं मान लेता हूं कि ये कितनी हो जाएगी, 1.5 मीटर हो जाएगी। लेकिन ये जो जी है, ये जी है, इसकी मुझे ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं चाहिए, मुझे इसकी वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए। कहां से चाहिए, फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड से चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इस फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड के कंसीडर कर रहा हूं तो वहां से मेरे जी की वैल्यू कितनी है, कितना नीचे, कितना वर्टिकल डिस्टेंस पे है, 3 मीटर के वर्टिकल डिस्टेंस पे है। तो यहां पर जो z की वैल्यू हो जाएगी फ्रेंड्स, यहां पर जो z की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 मीटर हो जाएगी। तो यहां से जब आप लोग फोर्स को कैलकुलेट करेंगे फॉर किसके लिए, बीसी के लिए, तो यहां पर आपका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 88.29 किलो न्यूटन। 88.29 किलो न्यूटन। मैंने डायरेक्टली यहां पर किलो न्यूटन पे आंसर लिख दिया। ठीक है, अब आप लोग क्या कर सकते हैं, अब मैं आप लोगों को क्या करता हूं, मैं इन सारे जितने भी लैमिना है उसके सिर्फ और सिर्फ जेड बार की वैल्यू बता देता हूं, क्योंकि मुझे अब पता है कि रो यानी कि डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एरिया आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं यहां पर ए बी के लिए बता देता हूं। तो जेड बार फॉर ए बी, ये कितना आपकी वैल्यू आ रही थी, ये आपकी आ रही थी 1.5 मीटर। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं बीसी की बात कर रहा था तो जेड बार फॉर बीसी ये कितनी कैलकुलेट होकर आ रही थी, ये आपकी 3 मीटर कैलकुलेट होकर आ रही थी। अगर मैं सीडी के लिए बात करूं, जेड बार फॉर सीडी, इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर क्या होगा, इसका जी यहां पर लाई करेगा, कुछ जी यहां पर लाई करेगा। ओके, और जी जो यहां पर लाई करेगा इसकी ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी 1.5 मीटर। लेकिन यहां पर हमको यहां से इसकी वर्टिकल डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमें कहां से चाहिए, फ्री सरफेस से चाहिए। तो फ्री सरफेस से कितना होगा, 3 + 1.5। तो यहां पर जो आपका जेड बार सीडी है वो कितना हो जाएगा, 4.5 मीटर। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, इसके अलावा क्या बचा, डीई बचा। तो चलो जेड बार फॉर डीई ले लेते हैं, जेड बार फॉर डीई ले लेते हैं। तो जेड बार फॉर डीई क्या होगा, देखो यहां पर फिर से ध्यान दो, यहां पर क्या होगा, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये 6 मीटर है, तो ये टोटल कितना होगा, ये 3 मीटर होगा। लेकिन मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है भैया, मुझे किससे लेना देना है, मुझे तो वर्टिकल डायरेक्शन से लेना देना है। वर्टिकल डायरेक्शन कहां से कहां तक चाहिए भाई, ये जो फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड है यहां से मुझे को यहां तक की दूरी चाहिए। ठीक है, और ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, टोटल 3 + 3 यानी कि 6 मीटर। तो यहां पर जो मेरा जेड बार फॉर डी आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 6 मीटर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 6 मीटर। अब आप लोगों का ये काम है, कि जो ये लेमिना ईएफ है, ये ईएफ के लिए आपको जेड बार की वैल्यू कमेंट सेक्शन पर लिख के बताना है। ठीक है, थोड़ा सा ना बेटा आप लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव बनिए, ईएफ की वैल्यू को आपको कमेंट सेक्शन पर लिख के बताना है। ठीक है, मैं देखूंगा आपके कमेंट सेक्शन। ठीक है, व्यूज तो 100-200 आ जा रहे हैं, वो बड़ी बात नहीं है। जैनिक के चैनल में ज्यादा मैकेनिकल के स्टूडेंट भी नहीं है, ज्यादा सिविल के स्टूडेंट भी नहीं है, पर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ बेटा, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतने अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, पर डिसअपॉइंटमेंट होता है। 1-2 वीडियो में कमेंट आते हैं, 1-2 बच्चों के ही कमेंट आते हैं, उसके बाद आते नहीं है। क्यों, सीरियस नहीं हो क्या पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, देखो यार मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, आप लोग कितने भी YouTube चैनल में घूम घाम लो, एट लास्ट क्या होगा, एट लास्ट जहां पर कंटेंट अच्छा मिलेगा ना वहीं भाग के आओगे। ठीक है, तो अभी मेरे से पढ़ लोगे तो बाद में फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, वो पढ़ लो मेरे से, काम की चीजें हैं। सिर्फ वीडियो देखते हो, वो भी भगा भगा के देखते हो, पता नहीं कैसे, रेगुलरिटी नहीं है। शुरू के 2-3 वीडियो सब सीरियसली देखते हैं, उसके बाद एकदम से स्लो हो जाते हैं।
ऐसा मत होने दीजिएगा, क्या करिएगा, इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो यहां पर आप कमेंट सेक्शन में इसकी वैल्यू मुझे बताइएगा, क्या बताइएगा, इसकी वैल्यू बताएंगे, मैं वेट करूंगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं पूछा हूं मैं आपसे। ओके चलो भाई, अब ये चीज मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहां पर क्या होता है, गेट में एक और कॉन्सेप्ट पूछा जाता है और वो कॉन्सेप्ट होता है सेंटर ऑफ प्रेशर का, ठीक है। यहां पर मैंने आपको फोर्स की वैल्यू तो पढ़ा दी, अब यहां पर है कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। अब ये जो होता है ना फ्रेंड्स, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग ZP से डिनोट करते हैं। आप चाहे तो इसे XP से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने Z बार डिनोट किया था फोर्स के कॉन्सेप्ट में, तो वहां आप उसे X बार से भी डिनोट कर सकते हैं, बट मेरी आदत है, ठीक है। तो यहां पर आप इसे ZP से डिनोट कर सकते हैं। और यहां पर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यहां पर इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आपके एग्जाम में इसकी वैल्यू को पूछी जाती है, ठीक है, कि भाई सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू को आप कैलकुलेट करिए। तो अगर आप सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो इससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि यार सेंटर ऑफ प्रेशर होता क्या है। तो यहां पर मैं आपको लिख देता हूं, सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर इज अ पॉइंट ऑन प्लेन लेमिना where the summation of all the pressure is assumed to be concentrated, क्या मतलब हुआ इसका? देखिए फ्रेंड, जैसे आप लोग कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ते हैं ना, ठीक उसी तरह से सेंटर ऑफ प्रेशर भी होता है। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भाई सेंटर ऑफ मास क्या होता है, तो आप लोग मुझे क्या बोलेंगे कि सर एक ऐसा पॉइंट या फिर इमेजिनरी पॉइंट होता है किसी भी बॉडी पर जहां पर हम ये मान के चलते हैं कि बॉडी का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है। लेकिन अगर, और जैसे मैंने आपसे पूछूं कि भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, तो वहां पर आप क्या बोलेंगे कि सर एक ऐसा पॉइंट होता है बॉडी पर, एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट होता है जहां पर क्या होता है, बॉडी का होल वेट क्या होता है, हम एज्यूम करके चलते हैं कि उस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड होता है। उसी तरह से मैं ये मान के चलता हूं कि अगर मैं सेंटर ऑफ प्रेशर की बात कर रहा हूं, तो सेंटर ऑफ प्रेशर में जो मैं प्लेन लेमिना को कंसीडर कर रहा हूं, जो प्लेन सरफेस को कंसीडर कर रहा हूं, जहां पर हम फोर्सेस को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एक्चुअली वो फोर्स आ किसकी वजह से रहा है, वो फोर्स आ रहा है ड्यू टू प्रेशर। तो अगर वहां पर कोई प्लेन लेमिना है, अगर वहां पर कोई प्लेन लेमिना और वहां पर क्या है, कुछ फोर्स एक्ट, कुछ प्रेशर एक्ट कर रहा है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि ये जो प्रेशर लग रहा है, इस प्रेशर का अगर मैं समीशन निकालूं, और वो समीशन का जो प्रेशर, समीशन ऑफ ऑल दोस प्रेशर जो किसी एक प्लेन लेमिना पर एक्ट करता है, उसका समीशन अगर किसी सिंगल पॉइंट पर कंसंट्रेटेड में मान के चल रहा हूं, तो वो पॉइंट ही मेरा क्या कहला जाता है, सेंटर ऑफ प्रेशर कहला जाता है, ठीक है। वही पॉइंट मेरा क्या कहला जाता है, सेंटर ऑफ प्रेशर कहला जाता है। तो ये जो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है ना फ्रेंड्स, इसी की वैल्यू आपको क्या निकालने के लिए पूछी जाती है, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, ये होती है Z बार प्लस I साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन एरिया इंटू Z बार। ये आपका क्या होता है, ये आपका रिलेशन होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, रिलेशन होता है। अच्छा, जो Z बार था, ठीक है, जो मैं बोल रहा था कि इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रॉइड पॉइंट टू द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर, ठीक है, या फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड। तो यहां पर क्या हो रहा था, ये Z बार क्या था, इसका Z बार का ऐसा यूनिट मीटर था, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था ना ये वर्टिकल डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर होता है। तो यहां पर ये जो ZP है, ZP का भी जो ऐसा यूनिट होता है ना फ्रेंड्स, वो क्या होगा, मीटर ही होगा। इसका भी जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर होता है, ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर आप इस रिलेशनशिप को ध्यान से देखें, तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि यहां पर जो टर्म्स यूज हुए हैं उनका मतलब क्या है, ठीक है। तो आपको Z बार के बारे में तो पता है, इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस, इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड, फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड। ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, इसका कॉन्सेप्ट भी सीखा न्यूमेरिकल से। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास I है,
अब ये आई क्या होता है, आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, इसी आई को हम कहते हैं इंटीग्रल ऑफ वाई स्क्वायर डी, जिसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम सेंट्रॉइडल पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम सेंट्रॉइडल पॉइंट, ठीक है, पैरेलल टू द, क्या लिखेंगे हम लोग, पैरेलल टू द फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड, फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड, ठीक है। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिए कि यहां पर जो ये आई की वैल्यू मैंने लिखी है, ये आई क्या है, ये आई आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, उस प्लेन लेमिना का निकालते हैं हम, कहां से, सेंट्रॉइडल पॉइंट फ्रॉम दी, मतलब पैरेलल टू दी फ्री सरफेस ऑफ दी फ्लूइड, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अब यहां पर जो ये एंगल होती है, जो अल्फा मैंने दिया है, साइन स्क्वायर अल्फा दिया है, तो अल्फा जो होता है ये आपका क्या होता है, इंक्लिनेशन एंगल होता है। ये क्या होता है आपका, इंक्लिनेशन एंगल, ठीक है। इंक्लिनेशन एंगल का क्या मतलब है कि हो सकता है कि आपका जो प्लेनर सरफेस है वो कुछ एंगल पे इंक्लाइंड हो फ्लूइड के अंदर, तो वहां पर अगर मैं सेंटर ऑफ प्रेशर को कैलकुलेट करना चाहूंगा तो वहां पर क्या होगा, वो एंगल अल्फा को मेरे को यहां डिनोट करना पड़ेगा। और ये जो एंगल होता है ये कहां से मेजर किया जाता है, इट इज मेजर्ड फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। ये से हम हॉरिजॉन्टल से क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या बचा, ये ए बचा। ए क्या है आपका, एरिया है। ए क्या होता है आपका, एरिया है। और उसके बाद आपका जेड बार की वैल्यू तो मैंने यहां पर लिख ही दिया है, यहां पर जेड बार की वैल्यू तो मैंने लिख दिया है। तो यहां पर एक और चीज आप लोग समझ सकते हैं कि जो जेडपी की वैल्यू होती है, यहां पर जो जेडपी की वैल्यू होती है, यानी कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू होती है, वो इस जेड बार से क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। मतलब यहां पर आप एक और रिलेशन समझ सकते हैं कि यहां पर जो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूला से मैं लिख सकता हूं कि Zp विल ऑलवेज बी ग्रेटर और इक्वल टू Z बार। ये आप क्या कर सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने लिख तो दिया भाई, ग्रेटर देन हो सकती है, इक्वल टू हो सकती है, कैसे हो सकती है, कैसे हो सकती है, तो चलो इसका भी मैं क्या कर रहा हूं, इसका भी मैं यहां पर केसेस को डिफाइन कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, सबसे पहले मैं लिखता हूं सीरियल नंबर, ठीक है। दूसरा मैं लिखता हूं यहां पर केसेस, तीसरा मैं लिखता हूं यहां पर फोर्सेस, और चौथा मैं लिखता हूं वैल्यू ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है, वैल्यू ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। या फिर मैं ऐसा करता हूं, यहां पर थोड़ा सा मैं कुछ और यहां पर ऐड कर देता हूं, यहां पर मैं और ऐड कर देता हूं, ठीक है। पहला मैं लिख देता हूं यहां पर सीरियल नंबर, दूसरा मैं लिख देता हूं यहां पर केसेस, तीसरा मैं लिख देता हूं यहां पर फोर्सेस, चौथा मैं लिख देता हूं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी कि अल्फा, और पांचवा मैं लिख देता हूं सेंटर ऑफ प्रेशर। तो चलो इसको भी मैं यहां पर क्या कर दे रहा हूं, इसको भी मैं यहां पर नोट कर लेता हूं, ठीक है। पहला सेक्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, ठीक है। ये आपका पहला कंडीशन के लिए मैं बता रहा हूं, और ये आपका टोटल 3, ठीक है। अब यहां पर देखिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं कैसे इस चीज को लिखता हूं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहला कंडीशन में डिफाइन कर रहा हूं, अगर मेरा जो प्लेन सरफेस है, अगर मेरा जो प्लेन सरफेस है वो अगर हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है, अगर वो हॉरिजॉन्टल कंडीशन पर होगा, अगर क्या होगा, जो प्लेनर सरफेस होगा, मेरा जो प्लेन सरफेस है, ठीक है, वो कोई भी सरफेस हो सकता है, वो प्लेन सरफेस अगर मेरा हॉरिजॉन्टल होगा तो वहां पर फोर्स की वैल्यू कितनी लगेगी, रो जी जेड बार इंटू एरिया ही लगेगी, ठीक है। अभी हमने जो न्यूमेरिकल देखा जिसमें हम फोर्सेस को और जेड बार को कैलकुलेट कर रहे थे, वहां पर हम किस फोर्स को लगा रहे थे, इसी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को बार बार इसको अप्लाई कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर मैं अल्फा की वैल्यू देखूं तो अल्फा हम लोग कहां से मेजर करते हैं, मैंने बोला हॉरिजॉन्टल से मेजर करते हैं। तो अगर आपका प्लेनर सरफेस ही हॉरिजॉन्टल पर है तो वहां पर अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहां पर अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी, और जिसकी वजह से जो जेडपी की वैल्यू होगी वो जेड बार के बराबर हो जाएगी। जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहां पर लिखवाया है आप लोगों को कि Zp जो होती है ग्रेटर देन और इक्वल टू Z बार हो सकती है, तो यहां पर इक्वल टू का कंडीशन कब आता है, जब अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी 0 डिग्री हो जाती है। इसके अलावा जो दूसरा कंडीशन होता है, यहां पर क्या होता है, यहां पर अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन पे ले लूं, वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है, अगर मेरा प्लेनर सरफेस जो है वो वर्टिकली है, ठीक है, तो यहां पर जो फोर्स लगेगा, यहां पर भी जो फोर्स लगता है वो रो जी जेड बार इंटू एरिया के बराबर ही लगता है।
अब आप बोलेंगे सर कैसे? अरे अभी थोड़ी देर पहले जो न्यूमेरिकल देख रहे थे उसमें जो ए बी सेक्शन था वो वर्टिकल था, बी सी आपका हॉरिजॉन्टल था, सी डी आपका वर्टिकल था, डी आपका हॉरिजॉन्टल था, तो वहां पर भी इतने सारे प्लेन लैमिना थे ना। इसीलिए आप समझ में आ रहा है आप लोगों की कि मैं ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको क्यों कराता हूं, ताकि आप विजुअलाइज कर सकें। और उसके बाद वहां पर अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर वहां पर है तो 90 डिग्री हो जाएगी वर्टिकल के लिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से एंगल मेजर कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल से जो वर्टिकल होता है वो कितने एंगल पे होता है, 90 डिग्री पे होता है। तो यहां पर जो ZP की वैल्यू होती है वो क्या होती है, Z बार प्लस I अपॉन एरिया इंटू Z बार। ये क्या होता है, ये आपका वैल्यू होता है, ठीक है। लेकिन तीसरा कंडीशन, अगर मेरा जो प्लेनर सरफेस है वो इंक्लाइंड की कंडीशन पर होगा, वो क्या होगा, मेरा इंक्लाइंड की कंडीशन पर होगा, तो वहां पर भी फोर्स की वैल्यू क्या होगी, रो जी Z बार इंटू एरिया होगी। यहां पर कुछ एंगल अल्फा वैल्यू होगा, ठीक है, 0 to 90 डिग्री हो सकता है, क्या हो सकता है, यहां पर 0 डिग्री और यहां पर 90 डिग्री हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर जो ZP की वैल्यू आएगी तो ZP यहां पर कितना हो जाएगा, Z बार प्लस I साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन एरिया इंटू Z बार, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आप लोगों से एक बात की माफी मांगना चाहूंगा, ठीक है। पहले मेरे को पानी पी लेने दीजिए, मैं पानी पी लेता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों से सॉरी बोलूंगा। क्यों सॉरी बोलूंगा मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। यहां पर मैं सॉरी इसलिए बोलूंगा क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी बहुमूल्य 5 मिनट वेस्ट कर दिया, मैंने आप लोगों का बहुमूल्य 5 मिनट वेस्ट कर दिया। क्यों वेस्ट कर दिया, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। मैं चाहे कंडीशन 1 की बात करूं, 2 की बात करूं या 3 की बात करूं, चाहे मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूं, वर्टिकल की बात करूं, इंक्लाइंड की बात करूं, मेरे फोर्सेस की जो वैल्यू थी वो तो तीनों बराबर थी। एंगल अल्फा आप लोग जान रहे हैं, अगर हॉरिजॉन्टल है 0 डिग्री है, 90 डिग्री, ओके, 0 to 90 डिग्री जो भी है सो सही है। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूला को ध्यान से देखें तो आप किसी भी कंडीशन के लिए क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर आप किसी भी फॉर्मूला को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आप थोड़ा ध्यान से समझिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस है। देखिए इंजीनियर जो होता है ना फ्रेंड्स, वो कॉमन सेंस के बेसिस पे भी काम करते हैं, ठीक है ना। यहां पर अगर मैं अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री डालूंगा, अल्फा की वैल्यू अगर मैं यहां पर 0 डिग्री पुट करूंगा, ये ऑटोमेटिकली Z बार आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। देखिए साइन 0 क्या, यहां पे साइन स्क्वायर अल्फा है, अल्फा 0 डिग्री होगा तो साइन अल्फा यानी कि साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है, 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा, मतलब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका आंसर ही आ जाएगा। अगर आप इसमें अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री डालेंगे तो 90 डिग्री डाल के भी क्या होगा, आपका साइन 90 डिग्री 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1, तो ऑटोमेटिकली I अपॉन एरिया इंटू Z बार आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना, ठीक है। तो जब हम लोग इस फॉर्मूला से सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, फोर्सेस तो हर जगह सेम लग रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको यहां पर इस टेबल को पढ़ने की जरूरत नहीं थी, इस टेबल को पढ़ने की जरूरत नहीं थी। क्या होता है ना फ्रेंड्स, मैं मेंटेलिटी बता देता हूं स्टूडेंट्स की, जो स्टूडेंट्स हैं जो आप लोग हैं, आप लोगों की मेंटेलिटी क्या, आप लोगों को टेबल देख के बड़ा मजा आता है, वाह यार व्हाट अ टेबल, मजा आ गया, इतनी सारी चीजें, अब इसको मैं रट लूंगा। अरे क्यों रटना यार, आपके पास एक कॉन्सेप्ट है ना। अगर मेरे को इतना ही समझाना रहता तो मैं डायरेक्टली यहां पर ये फॉर्मूला क्यों लिखता यार, मैं डायरेक्टली यहां पर फॉर्मूला नहीं लिखता ना। अगर मैंने डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिख दिया, जब हमको हमारे टीचर्स पढ़ाते थे तो उन्होंने ऐसा कोई टेबल नहीं सिखाया था, लेकिन मैं जब भी ये टेबल बनाता था, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, मैं टेबल बनाता था, बच्चे खुश हो जाते थे, वाह यार सर क्या पढ़ा रहे, अरे सर बेवकूफ बना रहे हैं। आप इस टेबल को देखो और इस टेबल पे थोड़ा ध्यान दोगे तो भाई इस फॉर्मूला में सारी कंडीशन को पुट कर ऑटोमेटिक आंसर आएगा। बस ये क्या है ना, ये एल्योर, ये एक वर्ड होता है इंग्लिश में फ्रेंड्स, एल्योरिंग, मतलब लालच देना। ऐसा लालच दे दो बच्चे को कि हाँ यार क्या नॉलेज है सर के पास, एकदम फैक्ट बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा आप लोग स्मार्ट बनिए, ओके, चलिए कोई बात नहीं। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर मैं क्या करूंगा, आप लोगों को एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और वो कॉन्सेप्ट है आपका कैलकुलेशन ऑफ फोर्स। मतलब अगर आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द प्लेन लैमिना पे, तो वहां आपसे क्या पूछा जाता है, वहां आपसे नो डाउट वहां पे आपसे फोर्सेस एंड ZP की वैल्यू क्या की जाती है, आपसे पूछी जाती है, ठीक है। फोर्सेस एंड ZP की वैल्यू क्या की जाती है, आपसे पूछी जाती है। लेकिन उसको बनाने से पहले मैं यहां पर आपको एक और इंपॉर्टेंट क्या कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं, और वो कॉन्सेप्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ
कन्वर्जन ऑफ हेड, कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ हेड। अब यार ये कौन सी नई चीज लेके आ गए सर? आप लोग बोलेंगे पता नहीं यार सर क्या क्या पढ़ाते रहते हैं, अजीब अजीब सा चीज लाते रहते हैं। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ हेड का मतलब क्या है फ्रेंड्स, चलिए मैं आप लोगों को एक बात, यहां पर मैं आप लोगों को डायरेक्ट एक क्वेश्चन देके ही समझा देता हूं। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास एक कंटेनर है, मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, ये मेरे पास एक कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर में मेरे पास दो फ्लूइड है, एक फ्लूइड ये है और ये मेरा क्या है, दूसरा फ्लूइड है। ठीक है, यहां पर है आपका ऑयल, ठीक है, यहां पर आपका है ऑयल और यहां पर आपका क्या है, यहां पर आपका है वाटर। ठीक है, यहां पर ये जो हेड है, ये जो हाइट है ये इसकी 3 मीटर है और ये जो टोटल हाइट है ये कितनी है, मान लीजिए 4 मीटर है, मान लीजिए। ठीक है, चलो इसकी भी अब जरूरत नहीं है मुझे। ओके, और यहां पर क्या है, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक लेमिना कंसीडर कर रहा हूं मैं, यहां पर एक प्लेन लेमिना कंसीडर कर रहा हूं, लेमिना ए बी, जिसकी जो ये यहां पर जो हाइट है ये कितनी है, 2 मीटर है। ठीक है, अगर मैं यहां पर आपको बोलूं कि भाई यहां पर आप सेंटर ऑफ प्रेशर जेड बार की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके बताइए फॉर लेमिना ए बी, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर क्या होगा अगर मैं यहां पर आपसे बोलूंगा कि भाई जेड बार फॉर ए बी आप मुझे कैलकुलेट करके दिखाइए, तो आप क्या करेंगे, 3 प्लस ये 2 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा 2, तो 3 + 2 यानी कि 5, 5 + 1 यानी कि 6। तो आप बोलेंगे यहां पर जो जेड बार फॉर ए बी होगा वो कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आप यही मुझे कहेंगे, लेकिन भाई ये गेट एग्जाम है, यहां ऐसा नहीं होता है, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां पर अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई अगर मेरे पास कुछ ऐसा कंडीशन है तो यहां पर जो ए बी लेमिना है इसका जो जेड बार आप कैलकुलेट करेंगे, भाई फोर्स कैलकुलेट करने को मैं बोलता तो वहां पर जेड बार तो कैलकुलेट करना पड़ता ना, तो वहां पर जेड बार की वैल्यू फ्रेंड्स यहां पर 6 नहीं आएगी, कम आएगी उससे। क्यों कम आएगी मैं बताता हूं अब, चलिए देखिए। यहां पर मैं मान लेता हूं कि यहां पर जो ऑयल है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.8, मान लेता हूं। क्यों 0.8 लिया, 1.4 क्यों नहीं ले लिया? कोई बच्चे हैं बोलेंगे 0.8 क्यों लिया सर, 1.2 ले लीजिए। भाई अगर 1.2 ले लूंगा इसको, या 1.4 या 1 या उससे ज्यादा ले लूंगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, ये तो पानी से भारी हो जाएगा ना, पानी का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, वो तो 1 होता है। तो अगर मैं इसको 1 से ज्यादा ले लूंगा तो भाई ऑयल तो होगा, ऑयल क्या होता है, पानी के ऊपर तैरता है ना। पानी के ऊपर क्यों तैरता है, क्योंकि भाई इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, या मैं जो कहूं उसकी जो डेंसिटी होती है वो पानी से कम होती है ना। लोहा डूब जाता है पानी में, ठीक है, मरकरी पानी में डूब जाता है, ठीक है, लेकिन जो तेल होता है, केरोसिन होता है, पेट्रोल होता है, वो पानी में नहीं डूबता। क्यों नहीं डूबता, क्योंकि उनकी डेंसिटी कम होती है। तो अगर इसकी डेंसिटी कम है तो मुझे इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी किससे कम लेनी पड़ेगी, 1 से कम लेनी पड़ेगी। तो आप कुछ भी ले लीजिए, 0.75 ले लीजिए, 0.8 ले लीजिए, 0.9 ले लो, 0.95 ले लो, लेकिन 1 या उससे ज्यादा नहीं ले सकते आप। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि यहां पर स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, 0.8 है। चलो बहुत बढ़िया। तो अगर यहां पर स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर मुझे कन्वर्जन ऑफ हेड करना पड़ेगा। इसलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट का नाम दिया है द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ हेड। अब यहां पर क्या हो रहा है, देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है यहां पर क्या है, जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया रिगार्डिंग दी कैलकुलेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस या कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, तो वहां पर आपके पास क्या होता है, वहां पर आपको एक फ्लूइड के हेड को दूसरे फ्लूइड के हेड में क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है, हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन मैं आपको बताता हूं ये कैसे होगा। देखिए, अगर ये ऑयल है, ये ऑयल इस वाटर पर कितना प्रेशर लगा रहा होगा, ये ऑयल इस वाटर पर कितना प्रेशर लगाएगा। आप बोलेंगे सर गॉज प्रेशर लगा रहा है, बिल्कुल सही बात है, पर कितना लगाएगा, गॉज प्रेशर ड्यू टू ऑयल ऑन वाटर, ये क्या हो जाएगा, ρg/h, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो अगर यहां पर गॉज प्रेशर की मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं तो वो क्या हो जाएगा, 0.8, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इनटू यहां पर मैं रो किसका ले रहा हूं, ऑयल का ले रहा हूं, तो यहां पर मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि ये किसकी डेंसिटी होती है, ये वाटर की डेंसिटी होती है, जो कि स्टैंडर्ड लिक्विड होता है। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना, तो डेंसिटी ऑफ ऑयल कितनी आ गई, 0.8 इंटू 1000 इंटू 9.81 इंटू यहां पर h कितना दिया है, h आपको दिया हुआ है 3 मीटर।
ठीक है, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, मुझे इस प्रेशर को वाटर हेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मुझे इस प्रेशर को किस पर करना पड़ेगा, इसको मुझे गॉस प्रेशर ऑफ वाटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और मुझे हेड ऑफ वाटर वहां से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं गॉस प्रेशर ड्यू टू वाटर कैलकुलेट करना चाहूं तो वो क्या होगा, 1000 इंटू 9.81 इंटू कुछ एच होगा। अब यहां पर आप 4 नहीं ले लीजिएगा क्योंकि मैं हेड को कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मुझे ये एच को कैलकुलेट करना है। क्यों कैलकुलेट करना है बता रहा हूं। अब यहां पर आपके पास दो वैल्यू आ गई। अब आप क्या करिए, इन दोनों वैल्यू को इक्वेट कर दीजिए। इन दोनों वैल्यू को आप क्या करिए, इक्वेट कर दीजिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 800 इंटू 9.81 इंटू 3 इज इक्वल टू 1000 इंटू 9.81 इंटू एच। ठीक है, 9.81 कैंसिल हो जाएगा। यहां पर जो h की वैल्यू आएगी फ्रेंड्स वो आएगी 2.4 मीटर। ठीक है, एक बार आपके पास इस h की वैल्यू आ गई तो आप क्या करोगे, इसका आप इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। इसका आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, इसका आप इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। और अब जो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ मैं करूंगा उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैं कंटेनर बना रहा हूं, ये लो भाई कंटेनर, ठीक है, ये आपका कंटेनर है। यहां पर मेरे पास लेमिना ए और ये बी था। इसकी हाइट कितनी थी, 2 मीटर थी। ठीक है, कुछ वाटर का हाइट था, वो कितना था, वो 4 मीटर था। टोटल वाटर की हाइट थी 4 मीटर, तो यहां पर 2 मीटर था। लेकिन अब जो यहां पर मुझे ये जो हेड मिला है 2.4 मीटर, ये 2.4 मीटर ऑफ क्या है, ये 2.4 मीटर ऑफ वाटर है। तो वो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वो इसमें एड ऑन हो जाएगा। तो यहां पर ये जो टोटल हेड मुझे मिल जाएगा वो यहां पर कितना हो जाएगा, 3 मीटर नहीं होगा, 2.4 मीटर होगा। और अब मैं ये मान सकता हूं कि यहां पर एक ही फ्लूइड है और वो कौन सा है, वो है वाटर। ठीक है, और यहां पर अब ये क्या है, ओपन टू दी एटमॉस्फेयर है, या फिर मैं इसको कह सकता हूं फ्री सरफेस, या फिर मैं इसको क्या कह सकता हूं, मैं इसको कह सकता हूं फ्री सरफेस। और जब मैं इसे फ्री सरफेस कंसीडर कर रहा हूं तो यहां पर अब ZB की वैल्यू, सॉरी Z बार की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, यहां पर अब Z बार की वैल्यू हो जाएगी 2.4 प्लस 2 प्लस 2/2। क्यों 2/2, ठीक है, 2/2 क्यों बोलते हैं हम लोग, 2/2 यहां पर इसलिए क्योंकि यहां पर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इसके मिड पे लाई करेगा। तो यहां पर जो वैल्यू आ जाएगी Z बार की वो 6 मीटर नहीं आएगी फ्रेंड्स, वो आएगी 5.4 मीटर। ये रहा कॉन्सेप्ट। जब दो फ्लूइड्स आपस में साथ में कांटेक्ट में रहते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, कन्वर्जन ऑफ हेड करते हैं। और कन्वर्जन ऑफ हेड करके हम उसे सिंगल फ्लूइड में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहां पर Z बार की वैल्यू आ गई तो आप डायरेक्टली यहां पर फोर्स निकाल सकते हैं, रो जी Z बार इंटू एरिया, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ये क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट अब यहां क्योंकि आपको Z बार पता चल गया तो आप ZVP निकाल सकते हैं, ZP भी निकाल सकते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर आपसे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहा हूं, एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। नाउ इट्स टाइम फॉर द न्यूमेरिकल। ठीक है, और ये जो न्यूमेरिकल है फ्रेंड्स ये मेरा है हॉट्स क्वेश्चन। हॉट्स क्वेश्चन का मतलब ये होता है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन है। और इसी तरह के क्वेश्चन, यही कॉन्सेप्ट आपको बिल्ड करेगा। अगर आप ये क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप हाइड्रोस्टैटिक के क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आप लोग कर सकते हैं कि नहीं। तो पहले आप लोग क्या करिए, मेरे डायग्राम को देखिए, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिएगा, डायग्राम को अपनी कॉपी में बनाइएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और उसके बाद देखिएगा कि आपका आंसर और मेरा आंसर मैच कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो चलो भाई इसको मैं बनाता हूं। तो थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आपको एक क्लियर समझ में आए। ज्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक, ओके। नाउ
ओके चलिए, ये आपका 3 मीटर है, ये आपका 3 मीटर है, ये आपका इंक्लाइंड सरफेस है, इंक्लाइंड लेमिना है आपका ये भी, ठीक है। ये आपके हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बना रहा है, ओके। यहां पर आपका एयर है, यहां पर आपका एयर है, ठीक है। और ये आपका प्रेशर गॉज है, ये आपका क्या है, प्रेशर गॉज है, ये आपका क्या है, प्रेशर गॉज है। और ये प्रेशर गॉज, इस यहां पर एयर है, यहां पर कुछ एयर प्रेशर होगा, और क्योंकि ये क्या है, ये कांटेक्ट टू द एटमॉस्फेयर नहीं है, ये क्लोज्ड है, ठीक है। तो क्योंकि ये क्लोज्ड है तो यहां पर ये जो प्रेशर गॉज है, ये रीडिंग दे रहा है 20 किलो पास्कल का, ये आपको रीडिंग दे रहा है 20 किलो पास्कल का, ठीक है। और यहां पर जो फ्लूइड है, कौन सा फ्लूइड मान ले, कोई इजी फ्लूइड मान लीजिए, चलिए इसको आप वाटर ही मान लो यार, चलो। रो इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब, मैं लिख दे रहा हूं लेकिन एग्जाम में आपको नहीं देगा ये, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि ये फ्लूइड आपका वाटर है। और कुछ तो नहीं बच रहा, हाँ, यहां पर विड्थ की वैल्यू में दे देता हूं, विड्थ, ठीक है। यहां पर जो विड्थ है इसकी वैल्यू को मैं लिख देता हूं 2 मीटर। ओके चलो जी, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं यहां कर दे रहा हूं, और मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो लेमिना है AB, इस लेमिना पे आपको क्या करना है, फोर्स की वैल्यू को भी कैलकुलेट करना है और सेंटर ऑफ प्रेशर को भी निकाल के बताना है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग तो सबसे पहले क्या करोगे, इस ड्राइंग को बना लीजिए, ठीक है। कॉपी में इसको नोट करिए, कोशिश करिए आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। तो यहां पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे यहां पर फोर्स निकालना है, मुझे यहां पर क्या निकालना है, FAB कैलकुलेट करना है। ये क्या होगा, रो जी जेड बार इंटू एरिया, ये मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या मैं जेड बार कैलकुलेट कर सकता हूं, अभी तो यहां पर कोई भी फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड है नहीं, तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखिए क्या है, ये फ्लूइड 1 है और यहां पर क्या है, ये फ्लूइड 2 है। तो मुझे इस फ्लूइड 1 को फ्लूइड 2 के क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट हेड पर कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार मैं इसको यहां पर कन्वर्ट करूंगा, उसके बाद ही मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर फोर्स की वैल्यू को निकाल सकता हूं। तो यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहां पर प्रेशर की वैल्यू कितनी दी गई है, यहां पर आपको दी गई है 20 किलो पास्कल, यानी कि 20 इंटू 10 टू द पावर 3 पास्कल। अब इसको अगर मैं किसके हेड में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, वाटर के हेड में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, रो इंटू जी इंटू एच, यहां पर इसी एच को मुझे निकालना है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं एच को निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 20,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 9.81। तो ये एच की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगी। मैं यहां पर इसको ये कर लेता हूं, 20 डिवाइडेड बाय 9.81, ये आ जाएगी आपकी 2.038, 2.038, ये आपकी क्या आ गई, मीटर आ गई। अब एक बार आपको यहां पर ये चीज मिल गई है फ्रेंड्स, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको एक इक्विवेलेंट डायग्राम में ड्रॉ कर सकते हैं। आप इसे इक्विवेलेंट डायग्राम पे कैसे ड्रॉ करते हैं मैं बताता हूं। आप कुछ इस टाइप से इसको आप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। यहां पर आप क्या कर लेंगे, इक्विवेलेंट डायग्राम पे ड्रॉ कर लेंगे। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आपका फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड हो जाएगा, ठीक है। ये फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड हो जाएगा। ये जो आपका होगा, ये कितना होगा, ये आपका होगा, इसको आप लिखेंगे, ये जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 2.038 मीटर। उसके बाद यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 मीटर। और यहां से लेकर यहां तक ये भी कितना हो जाएगा, 3 मीटर। और ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और ये होगा A और ये होगा B। तो ये क्या बन गया, ये इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बन गया मेरे पास, ओके। ये इसका क्या बन गया, इक्विवेलेंट डायग्राम बन गया, ओके। नाउ अब यहां पर मुझे यहां पर क्या करना है, यहां पर वाटर है, ये पूरा वाटर है। अब क्या कर सकता हूं मैं, यहां पर फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूं। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो जी इंटू जेड बार। अब जेड बार की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 2.038 प्लस 3 प्लस, अब यहां पर देखिए जेड बार हम वर्टिकल डायरेक्शन से मेजर करते हैं, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन आपको दिया गया है, भले ही इंक्लाइन सरफेस है पर वर्टिकल डायरेक्शन आपको दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 मीटर इंटू, ठीक है, रो जी जेड बार इंटू एरिया। एरिया क्या होगा, ये लेंथ AB इंटू ये क्या हो जाएगा, AB इंटू विड्थ। विड्थ आपको दिया गया था 2 मीटर,
ठीक है, अब यहां पर मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, ए बी कैलकुलेट करना है। तो ए बी मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, ए बी मैं लिख सकता हूं, मैं यहां पे लिख सकता हूं साइन 30 डिग्री, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं ए बी अपॉन 3। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यहां पर ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 3 अपॉन ए बी, 3 अपॉन ए बी। तो यहां पर ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई 3 अपॉन साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो यहां पर फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 9810 इंटू ये क्या हो जाएगा 2345, ये आ जाएगा 6.538 मीटर आ जाएगा, 6.538 इंटू ये क्या हो जाएगा 3 बाय साइन 30 डिग्री इंटू 2 मीटर। ठीक है, तब जब आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, ये फोर्स को जब आप पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर मैं आपको लिख के बता देता हूं, इसकी वैल्यू जो आएगी 768.71 किलो न्यूटन। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आप इसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके इसको आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यहां पर जो आपके जेड बार की वैल्यू आ गई, देखिए यही सबसे मेन चीज था जो मुझे निकालना था, बाकी ये सब तो कॉन्सेप्ट है, ये सब तो बेसिक मैथमेटिक्स है, ये तो मैं कर सकता हूं। यहां पर जेड बार की वैल्यू क्या हो गई 6.538, क्या आ गई 6.538 मीटर आ गई। अब अगर मैं ZP की वैल्यू निकालना चाहता हूं, ZP की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो ZP की वैल्यू क्या होगी, ZP की वैल्यू यहां पर होगी, ZP की वैल्यू क्या होगी Z बार प्लस h स्क्वायर अपॉन 12 Z बार। याद आया, कुछ समझ में आ रहा है मैंने यहां पर क्या लिखा, चलिए मैं आपको समझाता हूं यहां पर मैंने क्या लिखा। देखिए, जब आप लोग रेक्टेंगुलर लेमिना की बात करते हैं ना, तो रेक्टेंगुलर लेमिना का ये जो फॉर्मूला होता है, ये शॉर्ट ट्रिक मेथड भी आप कह सकते हैं, आप इस फॉर्मूला को लिख लीजिए। ये फॉर्मूला आपका शॉर्ट ट्रिक मेथड होता है, आप इससे भी डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इससे भी आप सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगुलर लेमिना, ओनली फॉर रेक्टेंगुलर लेमिना, ओनली फॉर रेक्टेंगुलर लेमिना। ठीक है, एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था कि मैं आपको बताऊंगा, एक्चुअली फ्लो में मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं इसको पढ़ाता थोड़ी देर में। तो ओनली फॉर रेक्टेंगुलर लेमिना के लिए ये जो एक शॉर्ट ट्रिक है, एक मेथड है, इसको आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जहां पर देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, अगर आप ZP कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहां पर जो H होता है, ये क्या होता है वर्टिकल, ये क्या होता है वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ हाइट होता है, वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ हाइट जो होता है उसे हम कंसिडर करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जो हमारा फॉर्मूला है ना Z बार प्लस आई साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन एरिया इंटू Z बार, तो वहां पर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू BH³/12 रखेंगे, अल्फा की वैल्यू आप 90 डिग्री रखेंगे, और एरिया की वैल्यू अगर आप BH पुट कर देंगे, ठीक है, एरिया की वैल्यू आप क्या पुट कर देंगे, BH पुट कर देंगे, तो कट पिट के यही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप बाकी फिगर के लिए ऐसा मत करना। तो यहां पर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ZP की वैल्यू क्या आ जाएगी, ZP की वैल्यू आ जाएगी 6.538 प्लस H कितना है यहाँ पर। अब यहां पर देखिए, यहां पर वर्टिकल प्रोजेक्शन लेमिना का कितना है, वर्टिकल प्रोजेक्शन लेमिना का 3 मीटर है। कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं किस लेमिना के लिए निकालना चाहता हूं, सेंटर ऑफ प्रेशर। तो सेंटर ऑफ प्रेशर इस लेमिना के लिए इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन कितना है 3 मीटर है। तो यहां पर मैं H की वैल्यू क्या पुट करूंगा, यहां पर मैं H की वैल्यू को पुट करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर अपॉन 12 इंटू Z बार। Z बार की वैल्यू कितनी थी, Z बार की वैल्यू आपकी थी 6.538। ठीक है, तो यहां पर आपकी जो ZP की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6.64 मीटर के बराबर आ जाएगी। और यहां से आप एक चीज देख सकते हैं, यहां से आप एक चीज और समझ सकते हैं, वो ये समझ सकते हैं कि यहां पर आपकी जो ZP की वैल्यू है वो किससे Z बार से क्या आ जा रही है फ्रेंड्स, Z बार से ज्यादा ही आ रही है। ओके, सो ये पूरा कॉन्सेप्ट रहा आपके द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्सेज ऑन द प्लेन लेमिना। ठीक है, अब यहां पर बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज है जो मैं आपको बता सकता हूं, जिसकी मैं वैल्यू लिखवा सकता हूं। फॉर एग्जांपल चलिए मैं थोड़ा सा यहां पे थोड़ा सा डिटेल में कर देता हूं। मान लीजिए कि आपके पास कोई फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड है, मान लीजिए कि आपके पास फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड है, और यहां पर मेरे पास क्या है, यहां पर मेरे पास एक रेक्टेंगल है, यहां पर मेरे पास रेक्टेंगल है। ठीक है, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है। ओके, अब मैं मान के चलता हूं कि इसका जो ये हाइट है वो h है, और इसका जो विड्थ है वो कितना है, b है। अगर इसके लिए मैं Z बार की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं, अगर इस रेक्टेंगल के लिए Z बार की वैल्यू को मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो Z बार की वैल्यू इसके लिए क्या होगी, देखिए फ्री सरफेस से कांटेक्ट में, तो Z बार की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे h/2 हो जाएगी।
ठीक है। और अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो ZP की वैल्यू यहां से अगर आप निकालना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगी 2h/3 निकल के आ जाएगी। आप चाहें तो इसको निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से ये पहला केस हो गया। उसी तरह से मैं क्या कर रहा हूं, मैं फिर से यहां पर फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड ले रहा हूं और अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, अब मैं यहां पर एक सर्कुलर लेमिना ले रहा हूं। मान लीजिए कि यहां पर मेरा कुछ सर्कुलर लेमिना है, ठीक है। तो सर्कुलर लेमिना को अगर मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं तो मैं मान लेता हूं कि इसका जो डायामीटर है वो d है। तो इस केस के लिए जो z बार की वैल्यू हो जाएगी फ्रेंड्स, z बार की वैल्यू इसके लिए कितनी हो जाती है पता है, ये हो जाती है d/2। और अगर आप इसके लिए ZP की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, z बार प्लस i, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है π/64 d⁴ होता है। तो अगर आप उसको पुट करेंगे और एरिया क्या होता है π/4d², तो जब आप वो सब वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पर आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी 5d/8 आ जाएगी। आप इसको पुट करके देख लीजिएगा, आपकी यही वैल्यू आएगी, ठीक है। ये वैल्यू नहीं आएगी मतलब आप लोग कहीं गलती कर रहे हैं, मैं एकदम कॉन्फिडेंटली बता रहा हूं यहां पर, ठीक है। तीसरी चीज भी यहां पे मैं डिस्कस कर लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड है और मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर एक ट्रायंगल बना दे रहा हूं, ठीक है। ठीक है, ये रहा मेरा ट्रायंगल, ठीक। अब मैं ये मानता हूं कि इसका बेस है b और इसका हाइट है h, इसका हाइट है h। अब इसका जो सेंट्रॉइड होता है, इसके सेंट्रॉइड की दूरी क्या होती है फ्रेंड्स, अगर मैं टिप से बात करूं तो ये होती है 2h/3, ठीक है। और अगर इसके लिए मैं ZP की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा तो ये कितनी आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी 3h/, हाँ यहाँ पे आ जाएगी 3h/4, ठीक है। इसको ध्यान देंगे आप, ओके। नाउ अगर मैं इसी को क्या कर दूं, उल्टा कर दूं, अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं, ठीक है, इसी को उल्टा कैसे कर दूं, चलो मैं इसको ऐसे कर देता हूं, ठीक है, इस टाइप से ऐसे उल्टा कर दूं, ठीक है। अगर मैं इस ट्रायंगुलर सेक्शन को ऐसे उल्टा कर दूं और यहां पर मैं लिखूं कि ये क्या है, ये बेस है b और ये हाइट कितना है, ये हाइट है h, ठीक है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो यहां पर जो कंडीशन है बदल जाएगा फ्रेंड्स। यहां पर कंडीशन कैसे बदल जाएगा, यहां पर जो z बार की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी h/3 और ZP की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी z/2, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और भी बहुत सारे होते हैं, चलिए ट्रेपीजियम का भी मैं केस ले लेता हूं। हालांकि इतना आपसे पूछेगा नहीं, इतना आपसे नहीं पूछता है, कोई फॉर्मूला नहीं पूछता है, बट फिर भी अब क्या है, दिमाग में आता जा रहा है तो बताता जा रहा हूं। मान लीजिए कि मैं एक ट्रेपीजियम ले रहा हूं, ठीक है, इस टाइप से है आपका ट्रेपीजियम, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आपका ट्रेपीजियम है, ठीक है। ये लेंथ है आपका a, ये लेंथ है आपका b और ये हाइट आपका कितना है, ये हाइट आपका h है। अगर आप इसके लिए z बार की वैल्यू बताना चाहते हैं तो z बार की वैल्यू इसके लिए क्या होती है, इसकी होती है a+2b इंटू ये होती है आपकी h/3, ठीक है। ये आपकी z बार की वैल्यू होती है। और अगर आप ZP की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये क्या होगी a+3b इंटू h/2, तो ये एक फॉर्मूला होता है। ऐसा आप सेमी सर्कल के लिए भी कर सकते हैं, पैराबोलिक सरफेस के लिए भी निकाल सकते हैं, ये सब फॉर्मूला है, आप लोग इसको देख सकते हैं, ये सब इजी है, ठीक है। लेकिन मेन क्या है, मेन आप लोगों को ये 2-4 डायग्राम यानी कि रेक्टेंगुलर, सर्कुलर और ट्रायंगुलर सरफेसेस को आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो फॉर्मूला और फोर्स का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल वैसे ही अप्लाई होगा। तो यहां पर खत्म होता है आपका कौन सा टॉपिक, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑन दी प्लेन सरफेस, ठीक है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आप लोगों को क्या समझाऊंगा, उसमें मैं आप लोगों को जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑन द कर्व लेमिना होता है वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। मैकेनिकल एंड सिविल वाले एकदम भर भर के और देखो इसको, बहुत फायदा मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में कर्व लेमिना के बारे में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से उसको भी सीखेंगे, एकदम उसमें कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।